हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय जल है तो कल है पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। यह है अध्याय 15, जल है तो कल है। पाठ परिचय में जानेंगे कि जल के बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु बड़े दुख का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार की मनुष्य बहुत ज्यादा उपेक्षा कर रहा है। आज पीने का यानी पेयजल का भंडार इतना सीमित यानी इतना पीने का पानी कम हो गया है कि यह बोतलों में बेचा जा रहा है। यह जो पाठ है इसी से संबंधित है, इसी पे विस्तार पर प्रकाश इसमें डाला गया है। जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, हम जी सकते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई को बनाए रखने के लिए जल की जरूरत होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर होती है। यह व्यक्ति हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विषय विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा? जल की कमी पाई जाएगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71 यानी 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालाबों और ध्रुवीय क्षेत्र के रूप में तथा बर्फ, भूमिगत भूमिजल और वायुमंडल के अदृश्य रूप में पाया जाता है। लेकिन इसमें से ज्यादातर यानी अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। जो पीने योग्य जल है, जो अच्छा जल है, उसे क्या कहा जाता है? ताजा जल कहा जाता है। ऐसे जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा के लगभग 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल की एक विशेषता यह है कि यह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। जल किसी भी रूप में आ जाता है। यह अपनी 3 अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है, यानी उसकी कुछ सीमा है कि इतनी ही जल की मात्रा है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल के वाष्प में बदल जाने को वाष्पीकरण कहा जाता है। सूर्य की गर्मी तेज पड़ती है, फलस्वरूप उसमें से पानी में से भाप उठने लगती है। वो भाप उड़ के ऊपर चली जाती है आसमान में, जो बादल का रूप धारण करती है, जिससे वर्षा होती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म कर देती है और गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब वायु ठंडी होती है तब जल वाष्प वायु के कणों में पिघलकर बादलों का निर्माण कर लेती है। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तथा वे हिमवर्षा, ओले आदि के रूप में गिरने लगते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता है और स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस क्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा, यानी जीवन जीना संभव ही नहीं हो पाएगा। हमारा देश अपार जल स्रोत वाला देश है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा जल स्रोत है। देश की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से घिरी हैं।
उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं, जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित, लेकिन इतने जल स्रोत के होते हुए भी हमारे देश के नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियां, तालाब, प्राचीन बावड़ियां, कुएं, झरने इतने ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं और साथ ही तेजी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को तो अपनी चपेट में ले ही लिया है। भूमिगत जल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। देश के कई स्थानों में भूजल संपत्ति भूजल समाप्ति के कगार पर आ गया है अथवा तेजी से प्रदूषित भी हो रहा है। आजादी के समय यह हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 51,000 यानी 5100 घन मीटर थी, जो अब घटकर केवल 1750 घन मीटर रह गई है। एशिया के 3 में से एक व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। सतही और भूमिगत जल स्रोतों में उपलब्ध पानी निरंतर कम होता जा रहा है और जो पानी उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। आज पानी विभिन्न मानव समुदायों के असमान रूप से वितरित है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि जब हम मीठे जल के प्रमुख स्रोत यानी जल वर्षा को हम विवेकी होकर उपयोग करें। कई जगहों में वह अपर्याप्त और परिवर्तनशील भी है। जहां राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 200 मीटर है, तो असम में वह 2000 मिलीमीटर है। देश के लगभग सभी भागों में वर्षा होती है और उसे विकेंद्रीकृत रूप से संचित किया जा सकता है। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा 4000 साल पहले के कांस्य युग से है, यानी मानव सभ्यता के उष्ण काल से ही अस्तित्व में आ रही है। उस काल के समुदाय भी अपने मकानों की छतों से वर्षा जल को जमीन पर बने कुंडों में एकत्रित करते थे, यानी पानी को इकट्ठा किया जाता था। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में साल भर के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण भी विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियां विकसित हुई। इन प्रणालियों के बदौलत मनुष्य और मवेशियों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता था। जो पानी इकट्ठा होता था उसे साल भर चलाते थे। कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचना मकान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हुआ करती थी, यानी मकान का जो मूल ढांचा होता है उसका नीचे जो अंडरग्राउंड होता है वहां पर होता था। इमारत की मूल योजना में ही वर्षा जल संचय की प्रणाली को शामिल करना अधिक किफायती साबित होता था। इमारत बनने के बाद उन्हें स्थापित करने पर अधिक खर्चा आता है। मकानों की छतों को से संचित किया गया वर्षा जल बजरी और रेत की परत से छनकर एक टंकी में जमा होता है, यानी इकट्ठा हो जाता है टंकी में। वर्षा जल का संचय रिहायशी मोहल्ले, व्यावसायिक इमारतों और कर्मचारी आवास भवनों में सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि इन सब की छतें बड़ी-बड़ी होती हैं। इन छतों से बह निकलने वाला पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों से एक टंकी में जमा होता है। यहाँ से पानी एक पुनर्भराव यानी वापस से भरने वाला कुंड में आता है। इसके बीच में एक गहरा कुआं होता है। शहरी इलाकों में बहुमंजिला यानी बहुत ज्यादा मंजिल यानी एक बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग से बहुमंजिला इमारतें काफी सामान्य है। उसमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों से एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरता है। इससे छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है, जहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी जो एक्स्ट्रा पानी है, पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से भूजल भंडारों को भरकर भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। चेक डैम के पीछे जमा हुआ वर्षा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है और चारों ओर के इलाकों में जल स्तर को ऊपर उठाता है।
जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ यह जांच करें कि हमारे घर में पानी का रिसाव न हो। पानी नलों को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बंद कर दें और ज़रूरत होने पर ही खोलें। नहाने के लिए ज़्यादा पानी ना व्यर्थ करें। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला ना छोड़ें। जल को कदापि नालों में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों आदि बगीचे को सींचने और सफाई इत्यादि में लगाएं। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी गमलों में सींचने का काम दे सकते हैं। यानी इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। पानी की बोतलों में अंततः बचे हुए जल को फेंके नहीं, अपितु उसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इसके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों और किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु और पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य भी नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। जल में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों के कारण नाभिकीय कण जल को दूषित कर देता है। गांव में लोगों के तालाबों व नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी जो जल स्रोत दूषित होते हैं, शवों को पानी में बहाने के कारण भी पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जल प्रदूषित होता है। कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद इन अवशिष्ट पदार्थों का निष्पादन से पूर्व इन्हें दोष रहित किया जाना चाहिए। नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर कानूनी कदम उठाने चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कीटाणु मर जाए। समुद्र में किए जा रहे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। समाज और जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत यानी बहुत जरूरी है। ये बात संकलित है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।